भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को-फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जोड़ने के लिए धन्यवाद। बिजनेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताने के लिए कहें कि भाई वो कैसा बिजनेस कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है और उसमें क्या-क्या गतिविधियां हैं, तो अक्सर आपको ऐसा लगता होगा कि जब वो बताना शुरू करेगा तो आधे घंटे का भी समय ले लेगा। तो बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या बताया। हाँ, उनके यहाँ कुछ ऐसा काम होता तो है, लेकिन हमको क्लियर नहीं हुआ। ऐसी बातें सुनने को अक्सर मिल जाती है। अगर यहीं पर उन्होंने जो भी व्यक्ति बता रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, उन्होंने एक टूल का इस्तेमाल किया होता, तो ये सारी अपने बिजनेस के बारे में बताने की जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, ये बहुत सरल हो जाती है। बिजनेस प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी प्रक्रिया प्रवाह, प्रोसेस का फ्लो जो है वो कैसे है और उसको चार्ट में अगर हम करें, अगर उसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है व्यापार की प्रक्रिया का अगर प्रवाह चार्ट बनाया जाता है तो वो कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी उसकी प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट क्या चीज़ होती है। एक ये डॉक्यूमेंट है, ये एक प्रोफेशनल्स या पेशेवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो चित्रात्मक ढंग से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी बिजनेस प्रोसेस का या मॉड्यूल का या पूरे बिजनेस का, कि कैसे वो उसको एग्जिबिट कर सकते हैं, कैसे उसको दर्शा सकते हैं लोगों के मतलब जानने के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, और उस जानकारी से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये इन सारी बातों को हम लोग अभी इसमें जानेंगे। तो इसका कारण बहुत सरल है। देखिए क्यों बनाया जाता है ये। जब इसको ध्यान से बनाया जाए तो इससे इसके माध्यम से व्याख्या करना बहुत आसान हो जाता है। यानी अगर हम बिजनेस को डिटेल में किसी को समझाएं, तो जैसे मैंने अपने इस सेशन की शुरुआत में भी आपसे कहा कि आप आधे घंटे भी अपने बिजनेस की प्रक्रियाओं के बारे में बात कर सकते हैं और कुछ भी उनको बताते रह सकते हैं। और कितना बताने के भी बाद अगर आपके बिजनेस में टेक्निकलिटी है, यानी अगर उसमें तकनीकी चीजें हैं, तो और ज़्यादा उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप कहीं से माल मंगाते हैं तो वो कैसे शिपमेंट के थ्रू किस पोर्ट पर आता है और वहाँ पर क्या-क्या प्रक्रिया फॉलो होती है और कितने फॉर्म्स लगते हैं और उसके बाद उसको कैसे रिलीज़ करते हैं और कैसे उसको वहाँ से डिस्पैच करते हैं और किन माध्यमों से वो आपके कंपनी के वेयरहाउस में आता है, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कैसे उसको बाँटते हैं, बाँटने के बाद कैसे वो फैक्ट्री के फ्लोर पे जाता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ना जाने कितनी प्रक्रियाएं होती हैं एक बिजनेस में। तो अगर उनको इस तरह से बताने लग जाया जाए तो जो अनजान लोग हैं उनके लिए इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिजनेस प्रोसेस फ्लो चार्ट वहीं पर हमारी इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है कि एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है जिसके कारण कि हमें किसी को भी समझाना और व्याख्या करना बहुत आसान और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है। अच्छा, ये व्यापार के या बिजनेस के बहुत सारे लेयर्स में यूज होता है, यानी ये किसी भी
मतलब स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, फैक्ट्री लेवल पर प्रस्तुत किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर प्रस्तुत किया जा सकता है, सेल्स लेवल पर इसका डिस्प्ले हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों, बहुत लेयर्स पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये बिज़नेस प्रोसेस फ्लो चार्ट की बात हो रही है। और कई बार ऐसा माना जाता है कि एक तो बहुत सिंपल सा टूल है, इसको पिक्चर्स के माध्यम से आप प्रोसेस का फ्लो चार्ट, प्रवाह, प्रक्रिया डिफाइन कर देते हैं, दिखा देते हैं, एक सरल सा काम है। ये सरल कतई नहीं है। इसको जब भी बनाया जाता है तो बहुत फोकस्ड होकर, बहुत सारी डिटेल्स को डीकंस्ट्रक्ट करके, यानी उनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर अच्छे ढंग से, ऐसे ढंग से समझाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए प्रोसेस का। और उसको सही क्रोनोलॉजी पर रखा जाता है, सही जगह पर रखा जाता है कि कैसे प्रोसेस का जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड आप उसको दिखा सकें। तो इस तरह से ये एक जटिल बिजनेस को या जटिल प्रक्रियाओं को बहुत सरल ढंग से जब समझाने का कार्य किया जाता है तो उसमें ये एक बहुत एक्सीलेंट टूल है जिसका प्रोफेशनल्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैं कह ही रहा हूं कि यह व्यावसायिक प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट प्रक्रियाओं का सबसे सरल और प्राथमिक, यानी बहुत एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। और यह एक जटिल प्रक्रिया की, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज को आपको डिफाइन करना है, उसको समझने का इनिशियल पॉइंट है। मतलब कैसे आपको समझाया जाए, अगर किसी को समझाना है तो उसका ये इनिशिएशन पॉइंट होता है, ये शुरुआती पॉइंट होता है कि आप पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, आप उसका प्रोसेस का फ्लो चार्ट रख देते हैं उस व्यक्ति के सामने जिसको कि आप ये समझाना चाह रहे हैं, और वहां से आप उसको बताने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से चीजें समझने वाले के लिए बड़ी आसान हो जाती हैं अपेक्षाकृत कि उसको बहुत वर्बल समझाया जाए। तो जब ये चार्ट होता है सामने तो ये लगभग अपनी बात कह रहा होता है, क्योंकि अगर ये डिटेल से बनाया गया है तब। तो प्रक्रिया प्रवाह के दौरान होने वाली आम समस्याओं और उम्मीदों को इसमें नहीं दर्शाया जाता। ये एक प्रोसेस का फ्लो चार्ट है। अब उसमें चैलेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या-क्या होती हैं, इस बारे में इसमें कोई बात नहीं होती। ये एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है, एक सरल रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि आप प्रोसेस का फ्लो चार्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। और डिटेल में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाने में। तो आइए और जानते हैं कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाने के लिए, प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट बनाने में हमारे किन किन स्टेप्स का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं व्यापार की प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं कि तो पहला जो अवयव होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो है प्रक्रिया के मुख्य घटकों का निर्धारण। यानी जो प्रोसेस है उसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या-क्या हैं, उनकी लिस्टिंग की जाती है कि हाँ, मुझे ये किसी को समझाना है कि मेरे यहाँ फैक्ट्री में माल कैसे आता है और कैसे बन के निकलता है। तो मैं सीधे तौर पर मेरे रॉ मटेरियल्स की लिस्टिंग करूँगा, रॉ मटेरियल्स कहाँ पर रखे जाते हैं, वेयरहाउस या स्टोर की बात करूँगा, स्टोर से कैसे वो फैक्ट्री के फ्लोर पर आते हैं और वहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं और किन मशीन्स में जाते हैं, और जब मशीनों से निकलते हैं तो किन-किन मशीन्स के बाद प्रॉपर असेंबलिंग होती है, पैकेजिंग यूनिट में जाता है और कैसे ये एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो फैक्ट्री लेवल पर ऐसे बन सकता है। तो जो भी लेवल है उसमें क्या-क्या मेन कंपोनेंट हैं, क्या-क्या चीज़ों की लिस्ट बननी है जिनको हमें प्रोसेस के फ्लो में डालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि मुख्य घटकों का निर्धारण किया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि भाई गतिविधि जो है उसके क्रम की बात करें, कि जैसा मैं अभी कह ही रहा था कि अ, स्टोर से आपका स्टॉक रिलीज होके आता है या रॉ मटेरियल रिलीज होके आता है फैक्ट्री के किसी फ्लोर पर, और फ्लोर पर 3 मशीनों में डिवाइड होता है, अलग-अलग मशीनों पर अलग-अलग चीज़ बनती है, देन फाइनल असेंबली यूनिट पे जाता है, वहाँ पर प्रॉपर एक तैयार होता है, उसके बाद वो पैकेजिंग यूनिट पे जाता है, उसके बाद वो कार्टूनिंग यूनिट पर जाता है और उसके बाद वो डिस्पैच यूनिट पे जाता है। तो इस सारी गतिविधियों का क्रम क्या है?
इसके बारे में सेकंड स्टेप होता है। ये सेकंड स्टेप की मैं बात कर रहा था। थर्ड स्टेप, आपको अब आप प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाने की मानसिकता में आ गया। आपने सबसे पहले क्या किया कि कौन-कौन से घटक हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप फ्लो चार्ट का पार्ट बनाना चाहेंगे, पहले आप उनकी लिस्ट बनाते हैं। दूसरा काम आप ये करते हैं कि उस लिस्ट का फ्लो क्या है, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पाँचवाँ क्या होगा। इस तरह से आप एनलिस्टमेंट करते हैं, यानी उनका नंबर डिज़ाइन करते हैं कि फ्लो का नंबर क्या होगा, गतिविधि का क्रम क्या होगा। नाउ तीसरा स्टेप, अब जब चार्ट बन रहा है तो उसमें किस गतिविधि पर आप कौन-सा चित्र यूज़ करेंगे, कौन-सा सिंबल यूज़ करेंगे, कौन-सा प्रतीक यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट है तो आप सर्कल का भी यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं, ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। आप कौन-कौन से प्रतीकों का यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोच समझ कर कि यहाँ पर मैं इस प्रतीक का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये डिफाइन करते हैं कि किन-किन प्रतीकों का किन-किन क्रमों पर उपयोग किया जाएगा। तो जो अगला स्टेप होता है, वो क्या होता है? अब जो भी गतिविधियाँ हैं और उनके जो क्रम हैं, उनके बीच का जो संपर्क है, उसको अब आप स्थापित करते हैं। आप प्रॉपर फ्लो जो है उसको डिफाइन करते हैं कि इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी, उसके बाद ये एक्टिविटी। अब आपने चित्र भी डिफाइन कर लिए, यानी प्रतीक भी डिफाइन कर लिए कि अगर मैं वेयर हाउसिंग के लिए यूज़ करूँगा तो ये वाला चित्र या ये प्रतीक यूज़ करूँगा, ये सिंबल यूज़ करूँगा। अगर मैं फैक्ट्री के फ्लोर की बात कर रहा हूँगा तो मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा। लाइन 1 के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा, लाइन 2 के लिए मैं दूसरा सिंबल यूज़ करूँगा। तो इस तरह से और उनके बीच भी अब आप संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं। संपर्क हमेशा यानी रेखाओं के माध्यम से या एरोज़ के माध्यम से एस्टेब्लिश होता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि किसी भी प्रोसेस फ्लो चार्ट में आपको या तो एरो मिलेंगे कि और वो आगे बढ़ते क्रम में, नीचे जाते क्रम में और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आते हुए क्रम में, जैसा भी आप क्रम यूज़ करना चाहें, वो कर लेते हैं। लेकिन इसमें आप एरोज़ और रेखाओं यानी लाइन्स का उपयोग करते हैं। एक और चीज़ होती है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है प्रोसेस के फ्लो की, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब आपको जो 5वां चरण है, उसको डिफाइन करना होता है कि मेरे फ्लो चार्ट की शुरुआत यानी मेरी प्रोसेस की शुरुआत हो रही है। उदाहरणार्थ क्योंकि मैं एक फैक्ट्री की बार-बार बात कर रहा हूँ, तो उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए मेरे प्रोसेस फ्लो चार्ट की शुरुआती जो पॉइंट है, वो रॉ मटीरियल स्टोर है। कि मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा कि रॉ मटेरियल स्टोर से मेरे को माल रिलीज़ हो रहा है, इनपुट रिलीज़ हो रहा है और वो ही जा रहा है मेरे फैक्ट्री के फ्लोर पर। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी तरह जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि अंतिम पॉइंट क्या हो सकता है कि मेरे पूरा प्रोडक्ट डिस्पैच यूनिट में जा रहा है अंत में बन के, तो वो लास्ट पॉइंट होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये कौन से हैं और कहाँ हैं, ये आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और मेरा अंतिम पॉइंट क्या है। अब उसके बाद एक तरह से तो ये 5 चरणों में मैंने जो आपको बात बताई वो यही थी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ों को मेरे को दिखाना है उसमें, उनके बारे में मैंने बातचीत की। उसके बाद उनका क्रम क्या होगा, किस सीक्वेंस में होंगे वो, उस बारे में बातचीत की गई। एक और बातचीत की गई थी कि सबके लिए हम लोग हर गतिविधि के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, तो किस गतिविधि के लिए कौन-सा सिंबल यूज़ करेंगे, उसके बारे में बातचीत की गई। उसके बाद इनके बीच का संपर्क स्थापित किया गया। संपर्क स्थापित करने में हमने एरोज़ या लाइन्स का उपयोग किया। ये चौथा चरण था। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमारा एंड पॉइंट क्या है, ये 5वां चरण था। एक तरह से आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है और ये कांस्टेंट स्टेप रहता है कि आप अपने बिजनेस प्रोसेस प्रोग्राम को, इस डायग्राम को बार-बार रिव्यू करते रहें, समझते रहें कि क्योंकि प्रोसेसेस ऐसी चीज़ होती है जो चेंज होती रहती हैं। कभी आप स्टोर से अ, पर स्टॉक रिसीव कर रहे हैं, इनपुट रिसीव कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स रिसीव कर रहे हैं और
वो सीधे सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है आप बीच में मल्टीपल रॉ मटेरियल्स के मल्टीपल स्टोर्स बना देते हैं और उसके बाद कि कुछ कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ का सेग्रीगेशन हो जाता है, यानी वो अलग अलग हो जाती हैं कि अलग अलग फैक्ट्री की लाइंस पे अलग अलग डायग्राम होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो बहुत सारी जगहों पर ये आप कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं, आप अपनी प्रोसेस को अक्सर करेक्ट भी करते रहते हैं। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट करते हैं, सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करेक्ट किया जाता है और सरल बनाई जाती हैं प्रक्रियाएँ और जब प्रक्रियाएँ चेंज होंगी, तो प्रोसेस फ्लो चार्ट में भी वो चेंज हो जाती हैं। बहुत बार फ्लो चार्ट को देख के ही आपको ये आइडिया लगता है कि ये प्रोसेस यार ये फालतू में सर्कमवेंट होके आ रही है, ये घूम के आ रही है। ये 3 चरणों के माध्यम से यहाँ पर पहुँच रही है, क्यों ना इसको 2 चरणों से पहुँचाया जाए। ये फालतू में एक एडिशनल चरण है। तो इस तरह की जो एनालिसिस होती है, जो रिव्यू होता है, वो प्रोसेस फ्लो चार्ट बनने के बाद लगातार होता रहता है और यही इस प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये प्रक्रिया को बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, जिसको आप मल्टीपल एनालिसिस के माध्यम से लगातार देखते रहते हैं कि क्या इस प्रक्रिया में कोई सुधार हो सकता है, किसी सुधार की गुंजाइश है, किसी कॉस्ट पॉइंट की के करेक्शन की गुंजाइश है, कुछ 2 एक्टिविटीज़ को क्लब करने की गुंजाइश है। ये सारी संभावनाएँ प्रोसेस फ्लो चार्ट अगर अच्छे से बनाया जाता है आपके संगठन में, तो उसका फ़ायदा मिलता है और ये सारी संभावनाओं की वजह से उसकी बेहतरी होती है और ओवरऑल बिज़नेस बेहतर ढंग से करने के लिए हम लोगों को एक अच्छी सहायता मिलती है, अच्छी मदद मिलती है। जब कभी भी हम किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे है। अक्सर जो प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज़ हम बनाने जा रहे होते हैं, जो सर्विस हम देने जा रहे होते हैं मार्केट को, उसको कंप्लीटली डिफाइन करना यानी प्रोडक्ट को प्लान करना और उसको लॉन्च करना और सेल्स करना, ये सारी जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड सोचना, ये एक बहुत ज़रूरी काम होता है। उत्पाद की योजना और विस्तार, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये कैसे किया जाता है, इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या चरण होते हैं और किन चीज़ों को अगर हम बचाएँ, तो हमारा प्रोडक्ट विफल नहीं होता है। यानी हम प्रोडक्ट को सफल ढंग से कैसे सक्सेसफुली उसको लॉन्च करके उसको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस बारे में जानेंगे इन दिस सेशन ऑफ बिज़नेस पाठशाला प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? यह उत्पाद के, प्रोडक्ट के शुरुआत से लेकर अंत तक की, बिक्री तक की एक यात्रा है। एक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन है इस पूरी यात्रा का कि हम जब योजना बनाना शुरू करते हैं, उसको प्लान करते हैं और उसको डेवलप करते जाते हैं, उस प्रोडक्ट को कि भाई क्या प्रोडक्ट होगा, कैसे बनाएँगे, क्या-क्या चीज़ें इसमें होंगी, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे इसकी पैकेजिंग होगी, कैसे इसका प्राइसिंग होगा, कैसे इसका प्रमोशन होगा, कैसे इसकी लॉन्चिंग होगी, कैसे इसका कम्युनिकेशन होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इसको अचीव करते हैं, इसको प्लान करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रोडक्ट प्लानिंग बोला जाता है और ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आज के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद जब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होने लगती है, हो जाती है, तो किसी नए तरह के प्रोडक्ट में भी आप एप्पल के आईफ़ोन्स का देखेंगे कि उनका वर्ज़न 13, 14, 15, 16 और ना जाने क्या-क्या, कितना तैयारी करके ये लोग अपने को अगले प्रोडक्ट्स के लिए भी डिफ़ाइन करते रहते हैं। तो ये काम करता कौन है इनकी कंपनी में? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टीम करती है, जिसके पास अगले 4-5 वर्जन्स तैयार हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, जिनको वो मार्केट की अलग-अलग स्टेज पर लॉन्च करते जाते हैं। तो ये उत्पाद योजना और विकास का एक यात्रा है, जिसको हम डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या-क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग के क्या-क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि रिसर्च एंड डिज़ाइन इसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है भाई, कि किसी भी प्रोडक्ट को बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट को बनाने से पहले भी आप वो प्रोडक्ट क्या है, वो किन्हीं और देशों में है तो कैसा है, किस फॉर्म में है, अगर जहाँ पर आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिस स्टेट में करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी क्या उस तरह का प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है तो किस तरह का है, किस शेप में है, किस साइज़ में है, कितने में बिक रहा है, ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना चाहिए बिफोर लॉन्चिंग और बिफोर मेकिंग एनी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट प्लानिंग का ये बहुत अहम हिस्सा होता है रिसर्च इन डिज़ाइनिंग। किन डिज़ाइन्स का प्ले है मार्केट में अभी, किन डिज़ाइन्स की डिमांड है। अगर इस तरह की चीज़ें फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें मिल जाए तो बहुत सरल होता है कि हम नेक्स्ट स्टेज के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नीक क्या होगी, उत्पादन की टेक्नीक क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बना तो लिया हमने, लेकिन प्रोडक्शन की टेक्नीक क्या होगी, किन मशीन्स का उपयोग होगा, किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, कैसे, कितना कमर्शियल कैपेबिलिटी हम क्रिएट करेंगे, शुरू में कितनी क्रिएट करेंगे। अगर प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ तो हमारी पीक कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी को अगर बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ाएंगे, घटाना होगा लीन सीजन के लिए तो कैसे घटाएंगे। तो प्रोडक्शन की टेक्निक क्या है और हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, इस बारे में भी बातचीत या प्लान हमको बनाना पड़ता है। तो ये भी प्रोडक्ट प्लानिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट प्लानिंग का, वो होता है मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। यानी संशोधन क्या हुआ है, डिज़ाइन्स में क्या संशोधन हुआ है या हमें क्या करना है। ऑलरेडी चलता हुआ एक प्रोडक्ट है, क्या हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं? क्या हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट प्लानिंग का, क्योंकि प्रोडक्ट प्लानिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार अभी हमने जब लॉन्च करना है तब हमने करके रख ली। जी नहीं, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफ़िकेशन, ये सब प्रक्रियाएँ एक किसी खास प्रोडक्ट में लगातार उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट होती हैं और ये हमेशा नॉर्मली ये प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड टीम का पार्ट होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस बारे में देखते रहते हैं कि इस प्रोडक्ट की ये इस लाइफ साइकिल में है और इस तरह से ये प्रोडक्ट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेज प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस तरह के जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं या जो इम्प्रूवमेंट हैं, वो आपको प्लान करने पड़ते हैं, विजुअलाइज करने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है उस बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आपका पुराना प्रोडक्ट बहुत ऑब्सोलीट हो जाता है। आज की तारीख में आप सुन रहे होंगे कि मारुति 800 मार्केट से एलिमिनेट कर दी सुजुकी ने। तो उसका रीजन क्या था कि वो प्रोडक्ट अब अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर चुका है। अब वो प्रोडक्ट आपके लिए ग्राहक नहीं है, उस तरह का प्रोडक्ट ग्राहक नहीं चाह रहा है। वो प्रोडक्ट 20 साल बहुत अच्छा खेला, बड़ी अच्छी उसकी मोनोपोली थी, मार्केट डिमांड थी, लेकिन एक वक्त आता है जब प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, उसकी डिमांड नहीं रहती है या उसकी डिमांड को जनरेट करने का काम बहुत टफ हो जाता है। उससे बेहतर है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए और उन जो आज के बाजार की डिमांड है, उनको उससे मैप किया जाए। तो प्रोडक्ट एलिमिनेशन के बारे में भी प्रोडक्ट प्लानिंग में बात होती है। समन्वय देखा जाता है। एक और एलिमेंट है कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या है बिटवीन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्लानिंग के समय अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में क्या समन्वय है? सेल्स कैसे, हमने सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? ऑपरेशंस टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? प्लानिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? रिसर्च टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? तो ये सारी चीज़ों को हम कोऑर्डिनेशन के तहत प्रोडक्ट प्लानिंग का पार्ट रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एक और चीज़ होती है कि फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे क्या गेम प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है। कल ₹10 का बेच रहे थे तो आज भी 10 का बेचेंगे या 15 पे करेंगे और धीरे-धीरे ग्रेजुअली मार्जिन पे क्या स्टैंड रहेगा प्रोडक्ट का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मार्केट कैसे रोटेट कर रही है, मूव कर रही है प्राइसिंग को लेकर, क्या मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं या मार्केट स्टेबल है प्राइसेस को लेकर, कंपटीशन प्राइसेस नहीं बढ़ा रहा है बहुत समय से, कॉस्ट पे क्या प्रेशर है, और इस तरह की अन्य चीज़ों को भी आप प्रोडक्ट प्लानिंग में ही डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन कैसे करें?
तो उसके कमर्शियलाइजेशन के पहले की टेस्टिंग क्या है, वो कमर्शियल होगा तो हमारा कितना कैश फ्लो यूटिलाइज करेगा, कितना स्टॉक हम जनरेट करेंगे, किन मार्केट्स के लिए जनरेट करेंगे, किन चैनल्स के लिए करेंगे, ई कॉमर्स के थ्रू बेचेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू बेचेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनका हम डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के स्टेजेस में। तो मैंने बताया आपको कि जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रोडक्शन की टेक्निक क्या होगी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट एलिमिनेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कमर्शियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जब आप करने बैठते हैं या जब आपके संगठन में जो भी डिपार्टमेंट इसको देख रहा होता है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उस टीम के लिए। आगे देखते हैं कि एक अच्छी उत्पाद योजना यानी प्रोडक्ट प्लानिंग की जो टीम है उसको कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है, तो वो क्या-क्या क्वेश्चंस हैं जो प्रोडक्ट प्लानिंग टीम को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जानना कि प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, उत्पाद है क्या? और वो उसका टारगेट सेगमेंट क्या है, वो किनको सैटिस्फाई कर रहा है, वो किस बेसिक नीड का आंसर है। कि भाई अगर मैं एक लेट्स से 40-45 साल के एज ब्रैकेट वाले उस उम्र का व्यक्ति हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और मुझे बाल काले करने के लिए एक उत्पाद की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनी अगर कोई है, तो वो मेरे मतलब की चीज़ होती है कि मैं हेयर डाई या हेयर क्रीम यूज़ करने वाला यूज़र हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, वो किनकी फंक्शनल नीड को सैटिस्फाई कर रहा है और कैसे कर रहा है? क्यों ज़रूरी है वो प्रोडक्ट? ये क्यों आवश्यक है? भई मैं ही क्यों बनाऊँ? कोई और बना तो रहा है उसको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो इसका आंसर बहुत ज़रूरी है कि नहीं भई ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह की एक नीड है मार्केट में या यूज़र्स की एक नीड है, एक ज़रूरत है उनकी। और अगर मैं एक अच्छा लेट्स से क्रीम बनाता हूँ, हेयर क्रीम बना रहा हूँ जो कलर क्रीम है और बालों को काला कर रही है, ब्राउन कर रही है, जैसा भी शेड आप लेना चाहें, तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का पार्ट हो जाता है। एक और प्रश्न कि आपकी टीम इसको बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बना रही है? आपकी टीम में वो क्षमताएँ हैं कि इस प्रोडक्ट को बेस्ट ढंग से हैंडल कर रही है, बेस्ट ढंग से एड्रेस कर रही है? तो ये भी बहुत ज़रूरी देखना है कि टीम की कैपेबिलिटीज़ क्या है, टीम किन क्षमताओं के साथ वो बेस्ट टीम बनती है, जो इस तरह के बिज़नेस को अच्छे से हैंडल कर ले। कब लॉन्च किया जा सकता है? प्रोडक्ट अगर नया है, तो उसको कब लॉन्च कर सकते हैं? अगले महीने लॉन्च कर सकते हैं, 4 महीने बाद कर सकते हैं 1 साल बाद कर सकते हैं, आपकी आपकी प्लानिंग क्या है लॉन्च को लेकर? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की बात हो रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बेचा कहाँ जाएगा? उसकी मार्केट कहाँ होगी? कोई ज़ोन होगा, कोई स्टेट होगा, कोई बड़ा एरिया होगा, 5 स्टेट्स होंगे, पैन कंट्री होगी, क्या होगा? किस तरह से होगा? तो इसको कहाँ बेचेंगे? कौन खरीदेगा इस तरह का प्रोडक्ट? हू विल बाय द प्रोडक्ट? तो मेरी ऑडियंस कौन-सी है? 18 से 25 साल के उम्र के लोग हैं, नौजवानों का प्रोडक्ट है या बहुत सस्ता प्रोडक्ट है किसी बहुत फंडामेंटल नीड का या कोई बहुत एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, तो मेरा खरीदार कौन है? उसकी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, मेरी टीजी क्या है? अगर ये प्रोडक्ट नहीं भी बनता है, नहीं भी हम बनाते हैं और नहीं लॉन्च करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हू केयर्स? किसको चिंता है कि ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए क्योंकि ये किसी अच्छी चीज़ का एक अच्छा सॉल्यूशन है, किसी एक समस्या का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, राइट प्राइसिंग है, राइट चीज़ें हैं, ऐसी कोई ज़रूरत है क्या? तो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट प्लानिंग करने में बड़ा मदद करते हैं सो दैट आप कहीं कोई गलती ना कर जाएँ। कोई भी गलती व्यापार में जब करी जाती है प्रोडक्ट लेवल पर, तो उसका सबसे बड़ा खामियाज़ा पूरे बिज़नेस को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको बहुत कैज़ुअली लिया इस चीज़ को, प्रोडक्ट प्लानिंग को, तो संभावनाएँ रहती हैं कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली वेल डिज़ाइन नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों में उसमें गैप्स होंगे और इस वजह से वो मार्केट में हार जाएगा। और अगर मार्केट में नया प्रोडक्ट या कोई भी नई लॉन्च हारती है, तो बहुत सारा मोटिवेशन, पैसा और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करती है वो चीज़। तो
बहुत सावधान रहना चाहिए एंड बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट यू नीड टू हैव अ सुपर प्रोडक्ट प्लानिंग। तो ये भी जानना चाहिए कि भाई हु इज द कंपटीशन, है कौन और वो क्या बेच रहा है और वो कैसे डिफरेंट है, उनकी यूएसपी क्या है, उनका यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन क्या है। 5 मिनट में बाल काले करने का प्रीपोजिशन दे रही है कोई चीज, या बहुत एस्पिरेशनल कुछ है, उनका क्या प्रीपोजिशन है, वो कैसे डिफरेंट है। तो ये जो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हमको प्रोडक्ट प्लानिंग टीम को बात करनी चाहिए और इनके जवाब होने के बाद हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि प्रक्रिया क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, नॉर्मली सीक्वेंशियल हम क्या-क्या करते हैं और कैसे-कैसे फॉलो करते हैं, इस बारे में जानते हैं। तो नए उत्पाद के विकास की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है? तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो तो है कि जनरेशन ऑफ आइडियाज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। एक नए उत्पाद के लिए हमारे पास क्या क्या विचार हैं, मतलब हमने जिन आइडियाज पर काम कर रहे हैं उनमें क्या कितने आइडियाज हैं और उनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अपीलिंग है, सबसे ज़्यादा फीजिबल लग रहा है, हमारी प्रोडक्ट लाइन से मैच करता है, हमारे करंट बिजनेस से मैच करता है, अगर एकदम नया भी है तो हमारी टीम की कैपेबिलिटीज से मैच करता है कि नहीं, उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या, इन बेसिस पर उस नए आइडिया को हम डिसाइड करते हैं। तो हमारी जो आइडिया की फनल है, उनमें से जो टॉप आइडिया है, हम उसको पिक आउट करते हैं। और तो जब सेकंड स्टेज ये होती है कि बहुत सारे आइडियाज़ की फनल होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज फनल ऑफ आइडियाज़ है भी कि नहीं, कि हम किन 5-7 आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं और सबकी फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं। दैट इज़ द सेकंड स्टेप, कि हम सबकी स्क्रीनिंग करते हैं कि ये क्या आइडिया है, ये क्या प्रोडक्ट है, ये क्या सॉल्व कर रहा है, ये कितने में लॉन्च होगा, उसका बाज़ार कितना बड़ा है, अभी कौन कॉम्पिटिशन है। ये इस तरह की सारी चीज़ों को हम उसको एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद अ, तो सेकंड स्टेज में हम स्क्रीनिंग जब अपने सारे आइडियाज़ की कर लेते हैं, देन वी हैव सम सेंस ऑफ, तब हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है, ये बनाया जा सकता है। तो प्रोडक्ट का कांसेप्ट डेवलप होता है कि हाँ, इस आइडिया पर काम करेंगे और उसका अल्टीमेट स्वरूप जो है, जो प्रोडक्ट है, वो ये होने जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी कमर्शियल फीजिबिलिटी कितनी है। फिर उसकी वाणिज्यिक जो बोलते हैं व्यवहार्यता, कि वो फीजिबल भी दिख रहा है कि नहीं, प्राइमा फेसी यानी कॉमन सेंस से भी क्या वो फीजिबल दिख रहा है उस तरह का प्रोडक्ट जो हमारा कंसेप्ट है। अगर हम उसको प्रोडक्ट बना दें तो क्या, मान लीजिए हम कोई एक ऐसी कार बना दें जो उड़ने लगे, या जो ईवीज़ में भी आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सी कार्स आ रही हैं और बहुत सारी सुविधाएँ लेके आ रही हैं। लेकिन अगर उनके प्राइस पॉइंट 1.5 करोड़ रुपए हो रख देंगे या 80 लाख रुपए रख देंगे तो उनको कौन-कौन लेगा? और 80 लाख रुपए की कार पे वो फैसिलिटीज़ क्या सफिशिएंट हैं या नहीं है, और किससे कॉम्पीट करेंगी, किस मार्केट का पार्ट होंगी, ये सारी चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ अब ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है एट अ नेक्स्ट स्टेज कि भाई अब चलिए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम शुरू होता है कि हाँ, ये है होने जा रहा है प्रोडक्ट, ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट और ये प्रोटोटाइप्स हैं, इस तरह से है। और देन हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं भाई उसको किन्हीं 1 या 2 मार्केट में स्मॉल स्केल पर बाज़ार में जाकर अपने ग्राहकों के बीच चेक करते हैं कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट या एग्ज़ैक्टली अगर यही प्रोडक्ट आने जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा? उसको उस दाम पर, उस पैकेजिंग पर कितने लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे हैं और जब नहीं खरीद रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं? इस तरह का एक जो एनालिसिस होता है, वो हमको टेस्ट मार्केटिंग के ही थ्रू मिलता है, सो दैट हम अपना कोर्स करेक्शन कर सकें, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकें एक स्मॉल स्केल पर जो हमने लॉन्चिंग की है, सो दैट जब हम बड़े स्केल पर लॉन्च करें तो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट जाना चाहिए और वो कंज्यूमर से या कस्टमर से वैलिडेटेड होके जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा कुछ लगा के और पूरा फुल स्केल लॉन्च कर दिया और बाद में पता चल रहा अरे ये कमी थी, ये तो पहले। तो टेस्ट मार्केटिंग इस तरह की सारी संभावनाओं को करेक्ट कर देती है। और लास्ट स्टेप होता है कि प्रोडक्ट का कमर्शियलाइज़ेशन कर दिया जाता है। अब उसको फुल स्केल लॉन्च किया जाता है और ये होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस। अब जानते हैं कि एक नए उत्पाद की फेलियर अगर होता है तो उसके क्या-क्या कारण होते हैं और सो मेन कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, उस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जानें कि डिज़ाइन लेवल पर क्या है। अक्सर आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट फेल होते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स फेल होते हैं,
उनके डिज़ाइन या क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से वो फेल होते हैं। अब इसका बहुत बार मतलब ये आप चाहे एफएमसीजी कंपनीज़ को देखें या किसी रेस्टोरेंट को देखें या किसी किसी भी चीज़ को देखें। प्राइमा फेसी जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है, जो पहले सेट ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि भाई क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उनको कितनी पसंद आई है यूसेज के बाद। और तब जाकर वो रिपीट सेल्स आनी शुरू होती है किसी भी बिजनेस में, खासकर प्रोडक्ट बिजनेसेस में। रिपीट सेल्स यानी एफएमसीजी में अगर रिपीट सेल्स आ रही है तभी जाकर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अन्यथा फर्स्ट टाइम बायर से नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट अ वन टाइम परचेज, फ्रीक्वेंट परचेजेस होती हैं। तो सब स्टैंडर्ड डिज़ाइन या क्वालिटी इश्यूज़ जिन प्रोडक्ट्स में आते हैं, उनके फेल होने की संभावनाएँ रहती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का का डिस्कशन कर रहे हों या उसको डिज़ाइन कर रहे हों, उस तरह की बातचीत कर रहे हों। एक बड़ा कारण रहता है कॉम्पिटिशन, कि जिस कैटेगरी के हम पार्ट हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है, बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और इस वजह से प्रोडक्ट फेल हो जाता है। अब सोप्स इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। मतलब एक-एक मार्केट में 8-8 10-10 प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स भी हैं, नेशनल प्लेयर्स भी हैं और बहुत सारे अ, मतलब अलग-अलग छोटे-छोटे प्लेयर्स भी मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस में जब बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है, तो मार्जिन्स हमेशा बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है, उतना डिमांड नहीं होती है और हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए होता है। एंड एज़ अ रिज़ल्ट कम मार्जिन और हार्डकोर डिस्काउंटिंग पर भी बहुत सारी कंपनीज़ प्ले करती रहती हैं। तो किस तरह की का कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, तो प्रोडक्ट के फेल होने में ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि उस कैटेगरी में कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना है। अ, अगर आपका प्रोडक्ट जो एक और तीसरा कारण मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? आप कितने में बना रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी ये दोनों ही ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या मार्केट के जो अदर प्लेयर्स हैं, उनसे ज़्यादा है, तो ये आपके लिए सस्टेनेबल नहीं रहता और घाटा सहते हुए लगातार आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा आप नहीं बना पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट की विफलताओं की अगर हम जब चर्चा करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस कॉस्ट पे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी किस कॉस्ट पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत बार एक बड़ा कारण ये आता है कि मार्केट का साइज़ ही नहीं है, बहुत अपर्याप्त बाज़ार है और वो जो बाज़ार है वो उसमें आपने एक तरह से अ, मार्केटिंग रिसर्च नहीं किया था। आपने मतलब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो अपने वक़्त से बहुत पहले का प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरह के जब प्रोडक्ट्स आते हैं तो उस समय पर नहीं चलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वही प्रोडक्ट 5 साल बाद आता है, तब तक मार्केट का साइज़ भी बन गया होता है और लोग एक तरह से तब जाकर उस मार्केट में लोग बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। तो जो शुरुआत जिसने करी होती है, बहुत बार वो फ़ेल हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट का साइज़ क्या है और अपनी रिसर्च बहुत पुख्ता रखनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग में। हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या-क्या कॉज़ेज़ होते हैं किसी भी नए उत्पाद की विफलता के, तो उनमें कुछ रीज़न्स की बात हो रही है। एक अगला रीज़न जो मैं मानता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है, या हम कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें भी फ्लॉज़ होते हैं कि भाई हम हमारा प्रोडक्ट 5 स्टेजेस पर जा रहा है और 1 महीने का लीड टाइम लगता है किसी भी सब रूरल शॉप में पहुँचने में, या हमको कैसे कितना तेज़ी से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना इक्विप्ड है, कितना नहीं है, क्या उसकी एक्सेप्टेंस है मार्केट में, क्या नहीं है, इन पर भी बहुत डिपेंड करता है। एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट, वेरी वेल डिज़ाइन्ड प्रोडक्ट, गुड एट कॉस्टिंग, लेकिन फेल हो जाते हैं क्योंकि उन कंपनीज़ के पास उस लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये भी एक देखने की चीज़ होती है और ये फेलियर का रीज़न होता है कई बार। अ, प्रोडक्ट की कमर्शियल वायबिलिटी भी बहुत बार नहीं होती, कि आपने ड्रीम प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन उसमें इतने थिन मार्जिन्स हैं कि अगर आप सच में उसको बेचने पे आए और वो बिकेगा भी बहुत, लेकिन मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 10 रुपए पे ही बिकेगा और हम 15 पे बेचें तो नहीं बिकेगा और 10 रुपए पर वो घाटे का सौदा है। तो
वो कमर्शियल वायबल है भी कि नहीं, ये भी एक बेसिस होता है। कई बार हाफ डिस्कशंस, हाफ बेक्ड प्रोडक्ट बना के और उसको लॉन्च भी कर दिया और वो ₹10 पे बिकने लगा, क्योंकि ड्रीम पॉइंट सेल्स टीम बोल रही थी कि नहीं भई ₹10 का ही प्रोडक्ट होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए। आपने बना दिया और आपने सोचना शुरू कर दिया कि जब ये बहुत बिकने लग जाएगा तो हम इसका प्राइस इंक्रीमेंट ले लेंगे। बट मार्केट फोर्सेस वो अलाउ नहीं करते बहुत बार, और वो एक नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट हो जाता है टेक्निकली। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपकी R&D टीम कैसी है? आपके मार्केटिंग फंक्शंस कैसे हैं? कम्युनिकेशन टीम कैसी है? एडवर्टाइजिंग टीम कैसी है? इस पर भी आपके प्रोडक्ट की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है कि आपकी R&D टीम कैसे आपको नए से नए प्रोडक्ट ला के देती रहती है, जिनको कॉस्ट एडवांटेज भी होता है, जो फंक्शनली ब्रिलियंट होते हैं, जिनमें बहुत क्षमता होती है कि अगर ये ग्राहक को दिए जाएँगे और एक खास प्राइस पॉइंट पे दिए जाएँगे तो ग्राहक उसको बहुत अच्छे से हाथों-हाथ लेगा मतलब। और मार्केटिंग टीम चाहिए होती है जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट कर सके, ऐसा कम्युनिकेशन जनरेट कर सके जिससे उसकी डिमांड आए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमताएँ हैं? क्या हमारे पास R&D की क्षमताएँ हैं? क्या हमारे पास कम्युनिकेशन या मार्केटिंग की क्षमताएँ हैं? उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा या विफल हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि भई हमारी प्रोडक्शन टेक्नीक्स में फ्लॉ होता है। हम लेयर्ड प्रोडक्शन टेक्नीक्स यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, तो हमारी प्रोडक्शन टेक्नीक भी, मतलब कुछ प्रोडक्ट इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी प्रोडक्शन टेक्नीक जो है वो ऑब्सोलीट थी और वो नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड एज़ अ रिज़ल्ट उनका प्रोडक्ट नहीं चल पाया मार्केट में। टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस समय पर लॉन्च हुआ। अ, अगर मैं बोलूँ कि अभी सॉफ्ट ड्रिंक मैं लॉन्च करना चाहता हूँ और सॉफ्ट ड्रिंक मैं लॉन्च करूँ अक्टूबर में आके, तो वो सेंसिबल नहीं होगा। सॉफ्ट ड्रिंक का सीज़न इंडिया में एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ये मार्च से लेकर सितंबर तक का सीज़न होता है, जब गर्म पड़ रहा होता है, अक्टूबर तक का भी होता है। लेकिन ये 6 महीने 70% माल बिकता है। अगर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, फुल स्केल लॉन्चिंग कर रहा हूँ और अक्टूबर-नवंबर में आके कर रहा हूँ, तो मैं ठंड के महीनों में सॉफ्ट ड्रिंक बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइमिंग ऑफ लॉन्च, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको ये बहुत देखना पड़ेगा कि आप कैसे-कैसे, क्या-क्या किस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ठीक से देखेंगे, ठीक से करेंगे, तो बहुत संभावनाएँ रहती हैं कि आपका जो नया प्रोडक्ट होगा, वो ज़रूर चलेगा। आज इस सेशन में हम लोगों ने बात करी है कि प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। कि जब हम कहीं कोई नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लॉन्च करना चाह रहे होते हैं, तो उसको कैसे किया जाए, किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपने इन बातों से ज़रूर कुछ अपने मतलब की बात उठाई होगी और किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आप उसकी हेल्प लेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर आपका प्रोडक्ट सफल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के समय में हर कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है और आत्मनिर्भर बनना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, इसके साथ अच्छा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आज आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे, जैसे बिजनेस शुरू कैसे करें, किस तरह का बिजनेस हमें शुरू करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज बिजनेस पाठशाला और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल सर्जिकल इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करने के लिए कम पैसे और ज्यादा लगन की जरूरत होती है, जो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल भी साबित होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल ग्लव्स की। सर्जिकल ग्लव्स या एग्जामिनेशन ग्लव्स को मेडिकल ग्लव्स भी कहा जाता है।
इस प्रकार के ये ग्लव्स मेडिकल सेफ्टी के सहायक प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी हॉस्पिटल को साफ रखने में मदद करते हैं और सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करके इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने का खतरा कम होता है। इसके अलावा ये डॉक्टर व अन्य सहायक कर्मचारियों को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। इसका मार्केट काफी बड़ा है और प्रॉफिटेबल भी। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्जिकल ग्लव्स का बाजार साल 2022 में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आंका गया था, जो साल 2032 तक 11% के CAGR के ग्रोथ रेट के साथ ग्रोथ करने का अनुमान है और इस बिजनेस से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बिजनेस की शुरुआत के लिए इस्तेमाल में आने वाली जरूरी चीजों के बारे में। अगर आप इस बिजनेस को 20 से 25 हजार पीसेस पर डे कैपेसिटी वाले प्लान के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 18 से 20 मैन पावर और 15 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको लगभग 75 से 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही इस बिजनेस से आप 40 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया पर। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है तो सबसे पहले हम उस घाव पर बैंडेज लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बैंडेज घाव पर इतनी आसानी से लगकर चिपक कैसे जाते हैं? दोस्तों, क्योंकि वो एक सर्जिकल एडेसिव टेप होती है। मगर क्या आपको पता है कि आखिर सर्जिकल एडेसिव टेप्स होती क्या है? शायद ही आप में से किसी को इसके बारे में सही जानकारी होगी। दरअसल एडेसिव टेप्स को टेप के एक सब क्लास की तरह जाना जाता है। इसके एक या दोनों साइड्स पर एडेसिव्स की लेयर होती है। इस टेप में कागज, कपड़े या प्लास्टिक की फैब्रिक होती है। इन टेप्स में हाइड्रो एलर्जिक एडेसिव के साथ साथ ब्रीथेबल पोरस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉटन, 3M माइक्रोपोर पेपर इत्यादि। इन टेप्स में से मॉइस्चर पास नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपके जख्मों पर इरिटेशन और रैशेस कम होते हैं और आज सर्जिकल और मेडिकल इंडस्ट्री में लगातार इसकी डिमांड बनी हुई है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर देखा जा सकता है। और अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो आपको 50 से 60 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसमें आप 300 से 500 बॉक्सेस पर डे बना सकते हैं और इसके लिए आपको 20 से 22 मैन पावर की जरूरत होगी। वहीं एरिया के तौर पर आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। सभी मशीनों और पूरे प्लान को चलाने के लिए आपको 40 से 60 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत भी होगी और इस बिजनेस से आप आसानी से 30 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज के इस टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा। वहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।